नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स और केमिस्ट्री से संबंधित 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो पॉलिटेक्निक, आईटीआई और पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। और यह मेरा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का मॉडल सेट जो है यह 5वां है, यानी कि मॉडल सेट का जो सीरीज चल रहा है यह 5वां सीरीज है। इसके पहले दोस्तों आपका 4 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि आप नहीं वो 4 वीडियो देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसमें जितना भी क्वेश्चन बताया गया है सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम टाइप क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और सारे प्रश्न को याद रखिए। यदि दोस्तों कोई 30 प्रश्न में कोई भी प्रश्न में आपको दिक्कत होता है, समझने में लग रहा है कि यह गलत है, तो आप हमें कमेंट कर बताइए क्वेश्चन नंबर के साथ, या फिर आपका व्हाट्सअप नंबर भी आपका दिया गया है, आप हमें स्क्रीनशॉट लेकर उस क्वेश्चन को व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, ए में है अधिक, बी में है उतना ही रहेगा, सी है शून्य और डी है कम। तो दोस्तों वोल्ट मीटर को जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो धारा है धारा का मान शून्य हो जाता है, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कि निम्न में से किस तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। निम्न में से किस तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, तो प्रस्रव तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। तो दोस्तों प्रस्रव तरंग की तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो 20 से 20,000 कंपन प्रति सेकंड होता है। प्रस्रव तरंग की तरंगदैर्घ्य 20 से 20,000 कंपन प्रति सेकंड होता है। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि दाएं हाथ की हथेली के नियम से ज्ञात होता है। ऑप्शन देखिए, विद्युत धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बल की दिशा, ये सभी। तो दोस्तों दाएं हाथ का जो नियम की हथेली है इससे आपका विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और बल की दिशा, यह तीनों नियम का ज्ञात होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, ये सभी होगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का जो नियम है इससे विद्युत धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और बल की दिशा का नियम भी ज्ञात होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कि 0 डिग्री सेल्सियस वाली बर्फ के टुकड़े को 0 डिग्री सेल्सियस ताप वाले जल में डालने पर बर्फ का टुकड़ा क्या होगा, कुछ पिघलेगा, नहीं पिघलेगा, या पिघल जाएगा, या फिर समय पर निर्भर करता है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा इसमें दिमाग लगाने वाली बात है कि जो पानी है वो तो 0 डिग्री पर जम के ही आपका बर्फ बनता है, और कह रहा है कि 0 डिग्री ताप वाले जल में डालने पर क्या बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा, तो जी नहीं पिघलेगा। क्योंकि दोस्तों 0 डिग्री पर ही बर्फ बनता है। जल को यदि 0 डिग्री टेम्परेचर पर दिया जाए तो वह बर्फ बन जाता है जमकर, और कह रहा है कि 0 डिग्री ताप वाले जल यानी कि वो भी बर्फ ही होगा, तो बर्फ पर बर्फ रखेंगे तो क्या पिघलेगा, नहीं पिघलेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन भी होगा, नहीं पिघलेगा। ये सब क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कि वर्णक्रम स्पेक्ट्रम के मूल रंग है। तो दोस्तों वर्णक्रम यानी कि जो आपका प्रिज्म से जो आपका 7 रंग निकलता है उसमें से मूल रंग कौन कौन से हैं, तो उनमें से जो आपका मूल रंग है वो आपका लाल, हरा, नीला है, और यही तीनों रंग का प्राथमिक रंग भी बोला गया है, प्राइमरी कलर। ठीक है, लाल, हरा, नीला को प्राथमिक रंग भी बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन, 1 HP कितने वाट के तुल्य है, सबको पता होगा 746 वाट के बराबर 1 HP होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि लाल दवा जो कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त होता है वह कौन से है, कैल्शियम हाइपोक्लोरेट, बी है पोटेशियम परमैंगनेट, सी है पोटेशियम नाइट्रेट और डी है बोरेक्स। तो दोस्तों लाल दवा जो कीटाणुनाशक यानी कि कीटाणुओं के मारने में जो उपयोग किया जाता है वो आपका पोटेशियम परमैंगनेट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। बात किया जाए कि दोस्तों पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है KMnO4 होता है। यह हो गया पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र हो गया। इसकी डेंसिटी की बात की जाए तो इसकी डेंसिटी होती है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका डेंसिटी हो गया। और इसकी दोस्तों आपका बात किया जाए मोलर मास
ये पोटेशियम पर मैग्नेट की मोलर मास की बात किया जाए तो इसका मोलर मास होता है 158 यानी कि 158.034 ग्राम पर मोल होता है। यह हो गया पोटेशियम पर मैग्नेट का मोलर मास हो गया। तो इसमें हम आपका मोलर मास और इसकी डेंसिटी और इसका रासायनिक सूत्र यह 3 अलग से बता दिए हैं, तो आप इस तीनों को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। आधुनिक सिद्धांत के अनुसार खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है, स्थिर है, या फिर बढ़ती घटती है, या फिर घट रही है। तो दोस्तों आधुनिक सिद्धांत के अनुसार जो खगोलीय पिंडों के बीच की जो दूरी है वह दूरी बढ़ रही है, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9। हाइबर प्रक्रम में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है। तो दोस्तों हाइबर प्रक्रम में आपका किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है, तो मॉलिब्डेनम मिश्र लोहा का होता है। यह दोस्तों आपका लोहा का मिश्रण होता है, जिससे में निकेल कोबाल्ट वगैरह सब जो है ना, लोहा को मिलाकर एक मजबूत लोहा बनाया जाता है। उसी का एक उदाहरण आपका है मॉलिब्डेनम मिश्र लोहा। यह भी लोहा का मिश्र लोहा का ही उदाहरण है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कि धूप के चश्मे में प्रयुक्त होने वाला कांच बनाने में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। तो दोस्तों धूप वाला जो चश्मा है उसका तो डायोप्टर पहले 0 होता है, उसमें जो कांच लगा होता है वो कांच बनाने में कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो उसमें आपका फेरस ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है FeO, फेरस ऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कर रहा है कि नायलॉन बनाने में प्रयुक्त एक कच्चा पदार्थ है वो कौन सा है। तो दोस्तों नायलॉन बनाने में जो नायलॉन देखते हैं टायर वगैरह, जब साइकिल वगैरह के आप जितना भी टायर आते हैं वो ज़्यादातर नायलॉन के भी आते हैं, ठीक है। तो नायलॉन को बनाने में जो कच्चा पदार्थ आपका है वह एपिडिक अम्ल का कच्चा पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। किसका, एपिडिक अम्ल का, यानी किसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि अभिधारक में द्विबंध होने से निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। दोस्तों अभिधारक में जब द्विबंध होने की जो निम्नलिखित में से प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, तो आपको बहुलीकरण होती है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कि अयस्कों में अब द्रव्यों को पृथक करने के लिए मिलाया गया पदार्थ कहलाता है, वो क्या कहलाता है, गालक, धातुमल, उत्प्रेरक या अपस्फोटक। तो दोस्तों इसका सही आंसर 13 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा, गालक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र हो जाएगा MgOH2 हो जाएगा। देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ये जल में घुलकर दूध जैसा दिखाई देता है, यानी कि उजला दिखाई देता है। और इसका उपयोग जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग जो है पेट की जो अम्लता है उसको दूर करने में किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग, ठीक है। तो ये सब जो अलग से पॉइंट बताते हैं आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन हाइड्रोजन की रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक जिसमें रेडियो सक्रिय समस्थानिक जो है जिसे क्या कहते हैं, तो ट्राइटियम कहते हैं। तो हाइड्रोजन का 3 जो समस्थानिक है वो कौन कौन सा है ये भी हमको जानना है। पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, तीसरा है ट्राइटियम, ठीक है। ये 3 समस्थानिक आपका हाइड्रोजन का जिसमें रेडियो सक्रिय समस्थानिक को ट्राइटियम कहते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन 16 नंबर है कि विद्युत अपघटन में निम्न में से किस पर ऑक्सीकरण होता है, किस पर ऑक्सीकरण होता है विद्युत अपघटन में से, तो आपका हो जाएगा धनोड यानी कि पॉजिटिव पर। चलिए इसके बाद अगला 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिबंध रखने वाला हाइड्रोकार्बन का नाम है। तो कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिबंध रखने वाला जो हाइड्रोकार्बन जो है उस कार्बन का नाम क्या है, तो एल्काइन है। एल्काइन का सूत्र की बात किया जाए तो एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। यह सूत्र हो गया एल्काइन का। देखिए एल्काइन, एल्केन, एल्कीन ये सब का सूत्र याद रखिएगा। ये 3-4 में से एक क्वेश्चन आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पूछ सकता है, ठीक है। 2019 में पूछा गया है, शायद इस पर भी पूछ दे।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कि गोलीय विपथन नहीं होता है। गोलीय विपथन नहीं होता है, क्या नहीं होता है? उत्तल दर्पण में, प्रबलीय दर्पण में, उत्तल लेंस में या फिर अवतल दर्पण में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, प्रबलीय दर्पण में गोलीय विपथन नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन कि घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो निम्नलिखित में से क्या संचरित रहेगा? ऑप्शन देखिए, कोणीय संवेग, रेखीय संवेग, गतिज ऊर्जा या फिर उपयुक्त में सभी। तो घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक लड़का एक आके बैठेगा, तो उसमें से आपका कोणीय संवेग जो है यह संचरित रहेगा, यानी कि 19 नंबर का सही आंसर ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, कोणीय संवेग होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन, किसी पिंड का भार जिस यंत्र से मापा जाता है उसका नाम है। तो दोस्तों, किसी पिंड का भार जिस यंत्र से नापा जाता है उसे कमानीदार तूला कहते हैं, यानी कि किसी पिंड का भार जो है वह कमानीदार तूला से मापा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर में क्या कह रहा है? एक सरल लोलक का दोलन काल निर्भर करता है उनकी। तो एक सरल लोलक का जो दोलन काल, जैसे में लोलक जो घड़ी होता है इस तरह से जो दोलन करते रहता है, उसका जो दोलन काल जो है वो निर्भर किस पर करता है? तो वो आपका लंबाई पर, यानी कि लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है कि हमारी अपनी आकाश गंगा द मिल्की वे है। तो हमारी अपनी आकाश गंगा जो द मिल्की वे है वो कैसी है? तो आकार में कैसी है, ये आपसे पूछा गया कि आकार में कैसी है, तो वो आपका आकार में सर्पिल है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, आकार में सर्पिल। चलिए इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कैल्शियम तथा आर्गन के परमाणु भार 40 है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है। कैल्शियम तथा आर्गन के देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और निकल के आ रहा है कि कैल्शियम और आर्गन दोनों के परमाणु भार कितना है? तो 40 है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसीलिए इसे आइसोबार कहा जाता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आ रहा है, दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा कि कैल्शियम और आर्गन के दोनों के परमाणु भार आपसे पूछेगा कि निम्न में से किनका परमाणु भार सेम है? आपका 4 ऑप्शन रहेगा, तो याद रखिएगा कि कैल्शियम और आर्गन का जो परमाणु भार है वो दोनों का सेम है, इसीलिए इन्हें आइसोबार कहा जाता है। चलिए इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर है कि क्लोरीन गैस है। सबको पता होगा दोस्तों कि क्लोरीन गैस जो है यह ऑक्सीकारक एवं विरंजक दोनों है। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन कि एथिल एल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ मिश्रित कर गर्म करने से बनता है, क्या बनता है? देखिए दोस्तों, एथिल एल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ जब हम मिला करके गर्म करेंगे तो गर्म करने के पश्चात वह क्लोरोफॉर्म गैस आपका जो है बनाता है, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी के तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, किस पर है? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व या परमाणु संरचना। तो इसका सही आंसर होगा परमाणु द्रव्यमान होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा निर्मित यौगिक कहलाता है, क्या कहलाता है? तो सहसंयोजक यौगिक कहलाता है। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा निर्मित यौगिक सहसंयोजक यौगिक कहलाता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अधिकतर यूरेनियम जिस द्रव्यमान संख्या से आइसोटोप के रूप में पाए जाते हैं वह है, तो आपका यूरेनियम 238 है। जो आइसोटोप के रूप में पाया जाता है यूरेनियम, वह यूरेनियम 238 है, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस इंजन की क्षमता अधिक होती है? तो डीजल इंजन की क्षमता सबसे अधिक होती है और सबसे कम तो भाप इंजन जो है उस इंजन की क्षमता सबसे कम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे भारी कण है, सबसे भारी कण कौन है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग 10th में पढ़े होंगे, 10th में भी आपका बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग हमें कमेंट कर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपका
दिया गया है। यदि 30 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो रहा है, यदि कोई लग रहा है या गलत है, तो आप हमें उस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट कर बताएं, या फिर व्हाट्सएप पे आपका उस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए और हमें मैसेज कीजिए, ठीक है, ताकि हम अगले वीडियो में उस पर विशेष डिस्कस कर सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।